आज हम जो है एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है उसका फर्स्ट चैप्टर इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें जो है पहला अध्याय है, ये परिचय है। तो इसमें जो है ब्रिटिश विरासत यानी कि ब्रिटिश लेगेसी, विरासत को लेगेसी कहते हैं। तो भारतीय प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश शासन की विरासत है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा ब्रिटिश शासन की विरासत है और भारतीय प्रशासन के विभिन्न ढांचागत और कार्यप्रणालीगत पक्षों जैसे सचिवालय प्रणाली, अखिल भारतीय सेवाएं, भर्ती प्रशिक्षण, कार्यालय पद्धति, स्थानीय शासन, जिला प्रशासन, बजट प्रणाली, लेखा परीक्षा, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन आदि की जड़ें ब्रिटिश शासन में निहित हैं। अब भारत में ब्रिटिश शासन 2 चरणों में विभाजित किया कर सकते हैं। वर्ष 1858 तक कंपनी का शासन और वर्ष 1858 से 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन। ब्रिटिश ताज। भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश शासन की विरासत का अध्ययन 3 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है: संवैधानिक विकास, लोक सेवा का विकास क्रम, अन्य संस्थाओं का विकास क्रम। संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। तो ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान में हुए परिवर्तनों जैसे ब्रिटिश शासन कालीन भारत में प्रशासन की कार्यपद्धति और संगठन के लिए कानूनी आधार प्राप्त हुआ कि प्रमुख घटनाएं नीचे समयानुक्रम के अनुसार दी जा रही हैं। पहला, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। ये जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में सब चीज़ें पढ़नी पड़ रही हैं, यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी पढ़नी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारतीय संविधान में भी यही चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है। इसमें क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने की दिशा में उठाया गया यह पहला कदम था। इसके फलस्वरूप केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित 3 संदर्भों में पड़ी। पहला ये था कि जो है अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल का पद दिया। प्रथम गवर्नर जनरल होने का श्रेय लॉर्ड वारेन हेस्टिंग को मिला। और दूसरी बात इसमें ये थी कि बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया। इसने कोलकाता में शीर्ष न्यायालय के रूप में किसकी स्थापना की थी? सुप्रीम कोर्ट की। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत जो है कोलकाता में शीर्ष न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और क्या हुआ था? बम्बई और मद्रास के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। और ये किस लिए था? तो ये किस लिए था रेगुलेटिंग एक्ट? तो रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए की दिशा में पहला कदम था, एक प्रयास था जो है। ठीक है। और इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बात क्या थी? इसमें बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। और ये तो आपको बता ही चुके हैं। चलिए अब दूसरा, पेज 1.2। ठीक है। तो दूसरा था पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो इस अधिनियम ने भारतीय मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया। क्या? किसको? भारतीय मामले को ब्रिटिश सरकार के इसने अधीन कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासी निकाय को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल बोर्ड का गठन किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का प्रतिनिधित्व करता था। अब फिर कौन सा आया? अब चार्टर एक्ट 1833 आया। तो चार्टर एक्ट जो 1833 था, इस अधिनियम ने
क्या किया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल की पदवी दे दी। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल की पदवी प्राप्त किया इस अधिनियम में। उसे सभी तरह के नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्राप्त हुई। बंगाल और मद्रास की सरकार को अपनी विधायी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। ब्रिटिश कालीन भारत के केंद्रीकरण की दिशा में यह अंतिम कदम था। इस एक्ट के फलस्वरूप ही प्रथमतः भारत सरकार का आविर्भाव हुआ, जिसे ब्रिटिश शासकों द्वारा अधिकृत समस्त क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त था। इसके अतिरिक्त इस एक्ट के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों का भी अंत हो गया। चार्टर एक्ट 1853। चार्टर एक्ट 1853 क्या था? इस अधिनियम के परिणामस्वरूप गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों की पहली बार पृथक्करण हुआ। इस अधिनियम के फलस्वरूप ही कंपनी के लिए लोक सेवकों की भर्ती की खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात हुआ तथा डायरेक्टरों को अपनी शक्तियों से वंचित होना पड़ा। भारत शासन अधिनियम 1858।